जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यश फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब ईवीएस पर्यावरण के अंतर्गत जो आपके टॉपिक हैं पौधे, इसको हम सब कवर करेंगे। आज की आपकी क्लास पूर्णतः थ्योरी क्लास है। सबसे पहले हम सब पौधे से संबंधित जितने भी आपके पॉइंट हैं, हर एक पॉइंट को हम सब कवर करेंगे। उसके बाद उन्हीं सब टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन को लास्ट में कवर करेंगे, ताकि आप जो पढ़ें उसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। यह आज आपकी तीसरी क्लास है ईवीएस की। इसके पहले हम सब ईवीएस को 2 क्लासें कवर करा चुके हैं। सीडीपी की क्लासें डेली चल रही हैं, और डेली 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी आपके सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सीटेट से संबंधित सभी सब्जेक्ट की सभी क्लासें उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ में साथ उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली उपलब्ध कराया जाता है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाके @YesForStudy सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। आज की आपकी क्लास पूर्णतः दोस्तों एनसीईआरटी पे बेस पे है, क्योंकि जो आपका सीटेट एग्ज़ाम होता है वह एक सेंट्रल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो अगर जाहिर सी बात है आपका जो सीटेट है ये सेंट्रल लेवल का एलिजिबिलिटी है, तो फिर इसमें जो चीज़ें पूछे जाएंगी ऐसी बुक से पूछे जाएंगी जो बुक आपके सेंट्रल लेवल की बुक हो। तो सेंट्रल लेवल की बुक आपकी कौन सी है? एनसीईआरटी है। इसलिए ये पूर्णतः क्लास दोस्तों आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही तैयार किया गया है। तो आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सब पौधे के बारे में जानते हैं। जो पौधे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, सबसे पहले उसको हम समझेंगे। फिर कौन कौन पौधे से आपके सीटेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले हम सब वृक्ष को समझते हैं। वृक्ष कहते किसे हैं? कह रहे हैं वृक्ष का मतलब होता है ऐसे पौधे से जिसमें शाखाएं निकली हों, जो कम से कम 2 साल तक जीवित रहे, जिससे लकड़ी प्राप्त हो। वृक्ष की जड़ें होती हैं जो आमतौर पर जमीन के अंदर होती हैं। जड़ से निकलकर तना और पत्तियां हवा में रहते हैं। ये तो जड़ के वृक्ष की बात होगी दोस्तों। जैसे जो बड़े पेड़ होते हैं वह वृक्ष के अंतर्गत आते हैं, जैसे आम हो गया, नीम हो गया। ये सब पौधे आपके कैसे हैं? यह आपके पौधे वृक्ष के अंतर्गत आते हैं, जैसे बरगद, आम, जामुन और बहुत सारे भी पेड़ हैं जो वृक्ष में आते हैं। इसके बाद जो आते हैं, तो अब हम सब झाड़ी की बात करते हैं। एक तो वृक्ष समझ लिया, वृक्ष कहेंगे किसे। अब हम समझते हैं झाड़ी किसे कहते हैं। कह रहे हैं जिन पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं, तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, उन्हें झाड़ी कहते हैं। कह रहे हैं कि जिन पौधे में शाखाएं कहाँ से निकलती हैं? तने से निकलती हैं, तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता। अब झाड़ी हम किसे कहेंगे? जैसे यहाँ पे आप एक पेड़ देख रहे हैं, फूल लगा हुआ है, यहाँ पे नींबू है, गुलाब और बोगनविला, नींबू, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके झाड़ी के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हम घास को समझते हैं। घास कहते किसे हैं? साधारणतः घासों में वे सब वनस्पतियां सम्मिलित की जाती हैं जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालतू पशुओं के चारे के रूप में काम आती है। जाहिर सी बात है, आप जानते होंगे घास का यूज हम सब कहाँ पर करते हैं। घास का यूज हम सब अपने गाय भैंस को खिलाने के लिए करते हैं। यह आपके घास हो गए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं साग। साग कहते किसे हैं? हरे या कोमल तने वाले पौधों को साग कहा जाता है। साग किसे कहते हैं? कहें जो कोमल हो और हरा हो उसे हम साग कहेंगे। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? साग के अंतर्गत आते हैं जैसे आपका टमाटर हो गया, गेंदा हो गया, यह सब किसके अंतर्गत आएंगे? यह आपके साग के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 2 ही चीज़ आते हैं, बहुत सारे चीज़ें आते हैं। आप खुद से सोचिए कि आप किन की चीज़ों को साग के अंदर रख सकते हैं। और भी नाम आप कमेंट करिए, बताइए कि हाँ यह भी चीज़ साग होगा कि नहीं होगा। इसके बाद है विसर्पी लता की बात करते हैं। तो विसर्पी लता के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ आएंगे? यहाँ पे कह रहे हैं कमज़ोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ज़मीन पर फैल जाते हैं, उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे पौधे हैं जो खुद से खड़े नहीं हो पाते और वे ज़मीन पर लेट जाते हैं, उन्हें हम विसर्पी लता कहेंगे। साग आप यहाँ पे देख रहे होंगे, साग को खड़े होने के लिए किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है, मुलायम कोमल होता है। लेकिन
कोमल होता है, लेकिन ये जो दोस्तों खुद से ही खड़ा होता है। अब विसर्पी लता का हम सब उदाहरण समझते हैं, जैसे अब खीरा हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, कद्दू, शकरकंद आदि। क्या आपने कभी खीरा को या फिर खरबूजा को किसी पेड़ पे चढ़ के या फिर खुद से खड़े होके फड़ते हुए देखा है? नहीं देखा। या दोस्तों ज़मीन पे ही रहते हैं और ज़मीन पे ही फड़ते हैं। ऐसे पेड़, ऐसे वृक्षों को हम सब क्या कहते हैं? ऐसे को हम विसर्पी लता के अंतर्गत रखते हैं, ऐसे पौधों को। अब हम आरोही लता समझते हैं। आरोही लता का मतलब क्या होता है? आरोही लता कमज़ोर तने वाले पौधों को कहते हैं जो आसपास के सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं। ये पौधे पूरी तरह ज़मीन पर नहीं रेंगते, बल्कि किसी दूसरे पौधे के सहारा लेकर उस पर चढ़ जाते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम विसर्पी लता कहेंगे। कहने का तात्पर्य ऐसे पौधे जो किसी सहारा लेकर ऊपर चढ़ के फिरते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे अंगूर, तो अंगूर यह दोस्तों किसी के सहारे से ऊपर यह चढ़ के फरता हुआ है। जैसे मटर हो गया, अंगूर हो गया, करेला हो गया, मनी प्लांट हो गया, यह सब आपके आरोही लता के अंतर्गत आएंगे। अभी आपके दिमाग में यहाँ पे एक क्वेश्चन आता होगा, मटर जो होता है वो ऐसे भी फरता है, आप ज़मीन पर रहेगा तब भी फरेगा, और करेला भी ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों ये जिसे एक्सेप्शन होता है ना, चलिए ठीक है ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये किसकी श्रेणी में आएगा इसको आप जानते रहिए कि यह आरोही लता के अंतर्गत आता है। मटर, करेला, मनी प्लांट, ये सब। अब हम समझते हैं जड़ों के बारे में। जड़ों कितने प्रकार से जड़ों होती हैं, उनका यूज कैसे होता है, इसके बारे में समझेंगे। जड़ें मुख्य रूप से दोस्तों दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है मूसला जड़। मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जो लंबवत रूप से नीचे की ओर बढ़ती है। इससे कई छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं। मूसला जड़ प्रणाली द्विबीजपत्री पौधे में होता है। देखिए यहाँ पे द्विबीजपत्री पौधा आया है, इसकी बात हम भी करेंगे कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में क्या अंतर होता है, कौन से पौधे आपके द्विबीजपत्री हैं, कौन से पौधे आपके एक बीजपत्री हैं। तो यहाँ पे आप मूसला जड़ देख रहे हैं, यहाँ पे सीधा जा रही है दोस्तों, अंदर जा रही है, और एक दूसरे से सभी जड़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे चने, सूरजमुखी, मूली, गाजर और आम, यह सब आपके मूसला जड़ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आते हैं रेशेदार जड़ें। अब देखिए सिर्फ दो ही प्रकार, जैसे मुख्य रूप से दो ही प्रकार की जड़ होती हैं, और भी जड़ होती है, जकड़ा जड़, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से होती हैं वो दो ही प्रकार की जड़ें होती हैं, इसको आप जानते रहिए। अब हम रेशेदार की जड़ की बात करें। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे, आप चित्र में ही देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं ऊपर की तरफ हैं, ज़मीन के अंदर ज़्यादा नहीं गई हैं। ऐसे पौधे जिनकी जड़ें ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती, ऊपर ही रहती हैं, इन्हें हम रेशेदार जड़ों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे रेशेदार जड़ें झाड़ीदार होती हैं और बहुत अधिक शाखाएं होती हैं। ये जड़ें तने के आधार से निकलती हैं। रेशेदार जड़ें गहराई तक प्रवेश नहीं करती, इसीलिए इन्हें अक्सर सतही पोषक कहा जाता है। रेशेदार जड़ प्रणाली एक बीजी पत्री पौधे में होता है। किसमें दोस्तों? एक बीजी। आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो रेशेदार जड़ें हैं वह एक बीजी में होते हैं, और जो मूसला जड़ें हैं वह दो बीजी में होते हैं। अब यहाँ पे हम सब समझेंगे जो एक बीजी पौधे हैं और जो दो बीजी पौधे हैं। उसके बाद सबसे पहले सब बीज को ही समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी बात करते हैं। बीज से तात्पर्य निषेचित परिपक्व बीजांड से है दोस्तों। बीज का तात्पर्य किससे है? बीज से तात्पर्य निषेचित परिपक्व बीजांड से है, जिसमें एक भ्रूणीय पौधा दोस्तों, कैसा पौधा? एक भ्रूणीय पौधा, संग्रहित सामग्री और एक सुरक्षात्मक आवरण या परतें होती हैं। बीज का मतलब यही है कि यह इससे तात्पर्य है कि यह निषेचित परिपक्व बीजांड से है, बीजांड है, जिसमें एक भ्रूणीय पौधा होता है। कैसा होता है? एक भ्रूणीय पौधा होता है जो संग्रहित सामग्री और सुरक्षात्मक आवरण की परतों में होता है। यह बीज की परिभाषा हो गई। अब बीज दो प्रकार के होता है। अब कौन कौन से? एक होता है दोस्तों एक बीजी पत्री बीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक बीजी पौधा, तो वही है एक बीजी पत्री बीज, जिसके अंतर्गत आप आएंगे घास, गेहूँ, मक्का, धान, जौरा, बाजरा आदि। यह सब दोस्तों आपके एक बीजी पत्री बीज हैं। अब हम जो दूसरा है द्विबीजी पत्री बीज,
जिसमें मटर, बादाम, काजू, मूंगफली, चना, यह सब दोस्तों आपके 2 बीजी पत्रियाँ। देखिए चना जो होता है इसमें 2 बीज होता है, आप निकालेंगे 2 बीज। धान, गेहूँ, मक्का, घास, इस सब में 1 बीजी होता है। अब यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं, और आप खुद से अपना आकलन करिए, चेक करिए कि कौन कौन से 2 बीजी होंगे, कौन कौन से 1 बीजी होंगे, आप कमेंट करिए। अब हम इसके बाद और समझते हैं। अभी तो हमने इसके प्रकार समझे, बीज के प्रकार समझे। अब हम समझते हैं बीज के भाग कितने होते हैं। बीज 2 भाग होता है, बीज के 2 भाग होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आपके सामने एक फोटो आ गई जिसमें चना हुआ है, और चना कैसा है, यह भूजा हुआ चना है। अब हम आपको बताते हैं बीज 2 भाग के कौन कौन से होते हैं। एक होता है बाहरी भाग जिसे टेस्टा कहा जाता है, और दूसरा जो होता है आंतरिक भाग जिसे टिग्मा कहा जाता है। अब यहाँ आपके सामने एक निष्कर्ष निकलता है, यह जो चना है इसका जो बाहरी भाग है दोस्तों, इसे हम टेस्टा कहेंगे, और यह जो अंदर का भाग है इसे हम टिग्मा कहेंगे। कुछ बीजों का हम सब बाहरी भाग खाते हैं, टेस्टा खाते हैं, कुछ बीजों का हम सब अंदर के भाग खाते हैं, जिसे हम टिग्मा कहते हैं, जिसे आंतरिक भाग। ये जो चना है, चना का क्या हम सब बाहरी भाग खाते हैं? नहीं, हम सब चने के अंदर का भाग खाएंगे। जो भूजा चना होता है उसके अंदर के भाग खाएंगे, तो इसे हम टिग्मा के अंतर्गत रखेंगे। और कहीं आपके पास अनार हो तो अनार का आप सब कौन सा भाग खाते हैं? अनार का आप ऊपर का भाग खाते हैं, इसे हम टेस्टा कहेंगे। यह बीज के भाग हो गए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सीटेट से संबंधित सभी क्लासें उपलब्ध कराई जाएंगी, साथ में साथ उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली उपलब्ध कराया जाता है। 2011 से लेकर 2024 तक, जनवरी 2024 तक सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं बीज का, अब हम समझते हैं बीज के अंकुरण की बात। बीज का अंकुरण, जब बीज का पर्याप्त खनिज वातावरण मिल जाता है तो बीज पौधे में बदल जाता है, इसे ही बीज का अंकुरण कहते हैं। कह रहे हैं बीज का अंकुरण मतलब यही होता है ना, जब आप किसी बीज को पर्याप्त वातावरण में रखिए, उसे पर्याप्त खनिज पदार्थ दीजिए, तो वह बीज जो होता है वह धीरे धीरे पौधे में बदल जाता है, अंकुरित होकर। यही आपका बीज का अंकुरण कहलाता है। कुछ पौधे बिना बीज के उगते हैं। क्या सभी पौधे बीज से उगते हैं? नहीं, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो बिना बीज के ही होते हैं, जैसे गन्ना, गुलाब, आलू, कंद, एलोवेरा प्लांट, मनी प्लांट आदि, यह सब आपके बिना बीज के पौधे हैं। यह अब हम समझते हैं कि हम सब पौधे का कौन सा भाग खाते हैं। तो जिसे जड़ है, जड़ का सेवन हम सब किसी चीज़ का जड़ का सेवन करते हैं, जैसे गाजर है, मूली है, सलजम है, चुकंदर है, शकरकंद है, इन सब का हम सब जड़ खाते हैं। इसके बाद आता है जैसे तना, किनका सेवन हम तने के रूप में करते हैं, गन्ना, प्याज, लहसुन, आलू, अदरक, इनका प्रयोग हम सब दोस्तों तने के रूप में करते हैं। फूल की बात करें जैसे सहजन, कचनार, चंद्रसूर, सनई, कोहड़ा, नेनुआ आदि, यह सब इनका प्रयोग हम फूल के भी रूप में करते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने वो कोहड़ा आया है, नेनुआ आया है, इससे आप कन्फ्यूजन ना होइए, इसको हम फल के भी रूप में करते हैं और फूल के भी रूप में करते हैं। कहीं कहीं पे इनके कोहड़े के जो फूल होता है, नेनुआ का जो फूल होता है, उसको भी हम यूज करते हैं खाने के लिए। अब बीज की बात करूँ तो बीज के रूप में हम सब मटर को, गेहूँ को, धान को, सरसों को, चना को, इन सब का यूज हम सब दोस्तों बीज के रूप में खाते हैं। अब पत्ती की बात करें तो पत्ती, जैसे पालक है, पालक हम सब क्या यूज करते हैं? पत्ती यूज करते हैं। कड़ी पत्ता, धनिया, पत्ता गोभी, यह सब इनका यूज हम सब करते हैं पत्ते के रूप में। अब हम सब कुछ पेड़ के बारे में जानते हैं, पौधे के बारे में जानते हैं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। जैसे रेगिस्तानी ओक है दोस्तों, अब इसके नाम से ही रेगिस्तान आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि यह राजस्थान में पाया जाएगा, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। राजस्थान में एक पेड़ पाया जाता है, उसके बाद हम आपको बताएंगे, लेकिन रेगिस्तानी ओक जो है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और यह आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके हर सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। यह रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने वाला वृक्ष है। पाया कहाँ जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और किस इलाके में पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसकी जड़ें पानी की तलाश में लगातार नीचे की ओर जाती रहती हैं, और यह 30-40 फीट की गहराई तक नीचे चली जाते हैं दोस्तों। कितना? 30-40 फीट है, 30-40 फीट
नीचे चली जाती हैं। वृक्ष की ऊंचाई का लगभग कितना दोस्तों 30 गुना नीचे जाती हैं। जो रेगिस्तानी ओक है इसकी जड़ें, जो वृक्ष है इसकी वृक्ष की ऊंचाई का लगभग 30 गुना नीचे चली जाती हैं। अब हम समझते हैं, इनका तना खोखला पाया जाता है। जो रेगिस्तानी ओक हैं इनका तना कैसा होता है, खोखला होता है, जिसमें जल संचित होता है। जाहिर सी बात है, अगर इनके तने में जल संचित है तो जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है वहाँ के लोग इसका जल पीते हैं। कैसे पीते हैं? स्थानीय लोग अपने साथ चाकू और छोटी पाइप रखते हैं। जल का अभाव होने पर, जल की कमी होने पर वे तने से जल का प्रयोग कर लेते हैं। ये तो हो गई रेगिस्तानी ओक की बात। अब हम सब एक पौधे की बात करेंगे, घटपरडी पौधा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो घटपरडी है इसे हम निपेंथेसिस कहते हैं या कीड़भक्षी पौधे के रूप में भी जानते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। जो आपका घटपरडी पौधा है यह पाया कहाँ जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है घटपरडी पौधा। यह घड़े के आकार का होता है। कैसा होता है? इसका नाम ही घड़े के आकार से, इसीलिए इसका नाम ही घटपरडी पौधा कहा गया। जिसका मुंह पत्तियों के द्वारा ढका हुआ होता है। इससे विशेष खुशबू निकलती है। यह इम्पॉर्टेंट नोट करिएगा। इसी से क्वेश्चन आपके पूछा गया कि गंध आती है, खुशबू आती है, क्या निकलता है? तो जानते रहिए इससे खुशबू निकलती है। एक विशेष प्रकार से खुशबू निकलती है जो कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह शिकारी पौधा माना जाता है। कैसा पौधा माना जाता है दोस्तों? यह शिकारी पौधा माना जाता है, परंतु यह शिकार का कार्य नाइट्रोजन की स्तरीकरण के लिए करता है। आप जानते रहे इसे शिकारी पौधा कहा जरूर जाता है, लेकिन यह जो शिकार करता है, जो पौधों जानवरों को, कीड़भक्षियों को अपने अंदर लेता है, वो किस लिए करता है? वह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जीवाणुओं द्वारा परिवर्तित किए गए नाइट्रेट को प्रयोग करता है। यह जब अपने अंदर कोई भी कीट इसके अंदर गया, यह बंद कर लिया। अब ये जो अंदर है, ये कीट यहीं पे मर जाएगा। अब कीट से क्या बनेगा? नाइट्रेट बनेगा। उसी का प्रयोग करता है ये, ना कि सीधा जो कीट होता है, कीट को ही सीधा नहीं खा लेता, उससे जो नाइट्रेट बनता है उसका यूज यह करता है। यह चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आप जानते रहिए कि वह किस लिए, आपके एग्जाम में यही पूछा गया है कि जो घटपरडी पौधा होता है वह क्यों शिकार करता है। तो यह जानते रहिए वह अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करता है। जो कीटाणु मरते हैं उसे नाइट्रेट होता है, वही से की पूर्ति के लिए। अब हम लाइकेन पौधे की बात करते हैं। लाइकेन एक सहजीवी पौधा है दोस्तों। यह कैसा पौधा है? सहजीवी पौधा है। कवक को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। किसको? कवक को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि शैवाल को उगने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कह रहे हैं कवक को भोजन की आवश्यकता पड़ती है और शैवाल को उगने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। कवक शैवाल को सहारा प्रदान करता है और शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है। लेकिन इसे वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। लाइकेन को क्या कहा जाता है दोस्तों? वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। यह दोस्तों SO2 का प्रतिसंवेदनशील होता है, जो आपका लाइकेन पौधा है। अब हम सब खेजड़ी की बात करते हैं। तो खेजड़ी दोस्तों ये आपके राजस्थान में पाया जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला वृक्ष है। अब जाहिर सी बात है, अगर यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है तो अपने यहाँ यह कहाँ पे रेगिस्तान ज़्यादा है? तो है राजस्थान। यह भारत के राजस्थान में पाया जाता है। इसकी जड़ें पानी की तलाश में लगातार नीचे की ओर जाती रहती हैं। इसकी लकड़ी लंबे समय तक कीड़े मकोड़े नहीं लगते। इसकी लकड़ी में दोस्तों लंबे समय तक कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। यह एक छायादार वृक्ष है जिसकी छांव में स्थानीय बच्चे खेलते हैं। कैसा वृक्ष है दोस्तों? खेजड़ी। यह एक छायादार वृक्ष है और इसी की छांव में जो बच्चे हैं वह खेलते हैं। अब हम क्रोटेन पौधे की बात करते हैं। क्रोटेन पौधा जो होता है यह एक सहायक पौधा होता है। कैसा पौधा होता है? यह एक सहायक पौधा है, ज़मीन की दशा को बताता है। अब जाहिर सी बात है, यह पौधा जो होता है यह ज़मीन की स्थिति बताता है, ज़मीन की पानी की आवश्यकता है कि नहीं है, किस प्रकार से, तो यही चीज़ें संकेत करता है।
इसे मुख्य फसल के साथ बो दिया जाता है। जो क्रूटेन पौधा होता है इसे मुख्य फसल के साथ बो दिया जाता है। जब यह पौधे में पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हम, अब जैसा है कि आप हर जगह तो पता नहीं कर पाएंगे कि हाँ पानी की ज़रूरत है कि नहीं है, लेकिन यह पौधा बीच बीच में हम बो देंगे तो हम इस पौधे से पता कर लेते हैं कि हमको कब इसमें पानी देना है कब नहीं देना है। फसल में जल की कमी होने पर अंदाज़ा लगाया जाता है कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। जेट्रोफा की बात करें तो जेट्रोफा का आप इतना ही जानते रहिए कि यही एक बायोडीजल पौधा है। अब हम सब बरगद की बात करते हैं। यह एक विशालकाय वृक्ष है दोस्तों। बरगद कैसा है, यह एक विशालकाय वृक्ष होता है। आप अगर बरगद देखे होंगे तो यह बहुत बड़ा बरगद होता है और इसकी जड़ें जो ज़मीन से नीचे, पेड़ से नीचे लटकती रहती है ज़मीन तक। इसकी शाखाओं से जड़ें लटकती रहती हैं जिसे अस्तंभ जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम अस्तंभ जड़ कहा जाता है। इनका कार्य वृक्ष को सहारा प्रदान करना होता है। यह भी आपके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें यही पूछा गया है वृक्ष जड़ों का क्या कार्य होता है। तो आप जानते रहिए सहारा प्रदान करना होता है जिसे हम अस्तंभ जड़ के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम सब पौधे से संबंधित जितने भी आपके पॉइंट थे हर एक पॉइंट को कवर किए। अब पौधे से संबंधित कुछ क्वेश्चन को भी हम सब कवर कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो जो इससे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन खाली जगह है से आती है। दोस्तों कहाँ से आती है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से या फिर क्लोरोफिल द्वितीय से। इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी से आती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? दोस्तों इसमें नहीं पूछा गया है। सूरज की रोशनी, ऑक्सीजन, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन बी, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, पानी होता है, सूरज की रोशनी होती है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं। गाजर, मूली, शकरकंद किसके संशोधन है? दोस्तों उपजा के हैं, जड़ों के हैं, कलियों के हैं, शाखाओं के हैं। तो यह दोस्तों किसके हैं? ऑप्शन बी, जड़ों के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जैसे आलू है, गाजर है, शकरकंद है, मूली है। इसमें से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो यह दोस्तों आलू जो है यह जड़ नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आलू का यूज हम सब तने के रूप में करते हैं, इसको जानते रहिए आप। अगला जो क्वेश्चन है, किस पौधों के फलों को भूमि के नीचे से प्राप्त किया जाता है? तो भूमि के नीचे से कौन से फलों को प्राप्त किया जाता है? आलू को, गाजर को, मूंगफली को, प्याज को। तो इसका जो कि ऑप्शन सी सही होगा, मूंगफली को। दोस्तों पौधे के फलों को दोस्तों बात कर रहे हैं कि ऑप्शन इसमें सी सही होगा। आइए हम सब यह क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे हम फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए थे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।